नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टू द ग्रेट डिप्रेशन, एंड इन दिस एपिसोड वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द राइज ऑफ फाशिज्म अंडर मुसोलिनी इन इटली एंड द राइज ऑफ नाजिज्म अंडर हिटलर इन जर्मनी। और आज के एपिसोड में वी विल फोकस ऑन फासिज्म इन इटली. वी विल टॉक अबाउट हाउ दैट फासिज्म राइज इन इटली. we'll also learn a little bit about Benito Mussolini and his rise to power. We will talk about some characteristics of fascism, and then of course we will talk about what did Mussolini do after he came in power, what was his foreign policy approach. So let's start the episode. At the start of the episode, I would love to talk about totalitarian regimes. Totalitarian regimes are basically regimes where centralization of power happens and the power is gained through using a lot of military, lot of strength to establish the regime. And we will also see how Benito Mussolini did it. Now, totalitarian regimes आर ऑल्सो ऑन लेफ्ट एंड राइट. और लेफ्ट और राइट का मतलब है कि आप देखेंगे जैसे कम्युनिज्म अंडर स्टालिन बिकेम टोटलिटेरियन, एंड सिमिलरली ऑन द राइट मोस्ट साइड टू philosophies or approaches that were in opposition to communism, which was fascism in Italy and Nazism in Germany, was the rightmost but also the totalitarian regimes. Another part here which is very interesting is that whenever there is kind of economic depression, right, which was the Great Depression in this case, there right after it you will see in different parts there is a rise of strong men, and you can correlate that with 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. उसके बाद आप दुनिया में देखिए किस तरीके के लीडर्स उठ के आए हैं, और आपको दिखेगा कि दैट स्ट्रॉन्ग मैन इफेक्ट स्टिल कंटिन्यूज. जब भी इकोनॉमिकली कुछ गड़बड़ होती है तो लोगों में एक जिस तरीके का जैसे एक एंगर डेवलप हो जाता है, और उस एंगर पे बहुत बार दीज काइंड ऑफ रेजिम्स थ्राइव. सो लेट्स टॉक अबाउट फैसिज्म इन इटली नाउ. देखिए क्या होता है कि टोटलिटेरियन रेजिम्स वी कैन से दैट ये जो इज़म विज़म होते हैं जैसे फैसिज्म, नाजिज्म, कैपिटलिज्म, ऑल द इज़म्स they have some kind of ideology, right? We want to believe, for most parts they do, but if you think about totalitarian regime, इनका कोई particular ideology नहीं होता है. वो they are revolving around, the entire ideology revolves around the whim of their leader, है ना. तो यहाँ पर देखिए बड़ा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मुसोलिनी की शुरुआत, मुसोलिनी in the beginning was a leading figure in Italian Socialist Party. Socialist थे, he was also an editor of socialist newspaper. फिर 1914 में जो इटली की सोशलिस्ट पार्टी है उन्होंने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा, एंड दे एक्सपेल्ड मुसोलिनी इन 1914 बिकॉज ऑफ फर्वेंट इंटरवेंशन. बेसिकली मुसोलिनी का कहना पड़ रहा था कि हमें भी वॉर में जाना चाहिए, हमें भी पार्ट लेना चाहिए, तो उसको एक्सपेल कर दिया. फिर 1919 में ही फॉर्म्ड फासी इटालियानी दी कॉम्बाटिमेंटो, इसका मतलब इटालियन कॉम्बैट स्क्वाड in 1919, and this entire movement was anti-socialist and anti-communist. So this is very interesting, right? तो socialist शुरुआत है और बाद में भी दिखेगा when he will come to the power. देखिए ultimately he wanted to gain support of all the different stratas, right? And therefore ultimately when you want to do something like that, you have to behave in an opportunistic way. You have to give something that everyone is asking for, something for everyone, right? तो अब इनिशियली जब ये एंटी सोशलिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ थ्रू फासी इटालियानी दी कॉम्बाटिमेंटो, it earned a big backing of industrialists, landowner and middle classes in Italy. ठीक है, मैं आपको और इंस्टेंसेस देता हूँ ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स. तो अर्ली शुरू में
आप ध्यान करिए, अगर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के थे मुसोलिनी, सो ही वॉज अगेंस्ट ही वॉज अगेंस्ट मोनार्की एंड ही वॉज अगेंस्ट क्लेरिक्स, मतलब चर्च। बट जैसे ही पावर में आएंगे तो ही विल रिटेन विक्टर इमैनुअल एज द हेड ऑफ स्टेट, तो वो मोनार्क हैं, एंड ही विल साइन अ लेटरन पैक्ट जिसके अंडर वेटिकन को ही विल रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और उससे कैथोलिसिज्म फैलेगा। क्योंकि पावर में आने के बाद मुसोलिनी को भी समझ में आ गया था कि अगर पावर मेंटेन करके चलना है तो रिलीजन का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक एज अ फिलॉसफी फैसिज्म डिड नॉट हैव ऐसा कोई बहुत कोर बैकिंग, इट वाज जस्ट द विम ऑफ इट्स लीडर, ठीक है। नाउ coming to some basic characteristics of fascism, and generally you can apply that to totalitarian regimes also. तो जैसा कि मैंने एक आपको पहले ही बता दिया कि the entire movement revolves around one person. दूसरा, बहुत ज़्यादा radical nationalist मूवमेंट होता है, जिंगोइज्म जिसे कहते हैं, कि हर चीज़ को नेशनलिज्म से जोड़ दिया, ज़रा सा किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो फिर उसको एंटी नेशनल बता दिया, एंटी नेशनल बता के लोगों को जेलों में डाल दिया या मार भी डाला इस केस में तो, राइट। सो ये जो होता है इसको रेडिकल नेशनलिज्म कहते हैं, कि आप नेशनलिज्म के मतलब को इतने दूर तक लेके चले जाओ। एंड जनरली क्या होता है कि जितने भी इस तरीके के मूवमेंट होते हैं वो पीछे जाकर ना कुछ फिलोसफर्स को, कुछ रिसर्चर्स को उल्टे तरीके से इंटरप्रेट करके लेके आ जाते हैं कि उसने तो ऐसे ही बोला होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। फिर तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टोटलिटेरियन रेजिम का और फैसिज्म का भी था, कि ट्रेडिशंस एंड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, पुराने हम बहुत महान थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, आज कैसे हैं, वहाँ से नज़र हटाने के लिए आज अगर प्रॉब्लम है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते लोग बेचारे मतलब दे वर स्ट्रगलिंग, राइट। और यहाँ पर क्या है कि हम ग्लोरी में ऐसे थे, हम तो महान थे, हम बहुत बड़े थे, हम ऐसे थे, पुरानी वो पुरानी। सो ये, और दूसरा ट्रेडिशंस मतलब यू बिकम मोर कंजर्वेटिव, ठीक है, यू बिकम मोर डॉगमेटिक, सुपरस्टिशियस, ये सारी चीज़ें बड़े कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंट में ध्यान गया तो लोग सवाल पूछेंगे, रोटी कपड़ा मकान के बारे में सवाल पूछेंगे, रोड्स के बारे में सवाल पूछेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ट्रेडिशंस को बार बार लाया जाता है। दैट्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूँ, बहुत बार इस तरीके के रेजिम, स्ट्रॉन्ग मैन रेजिम्स, व्हाट दे ट्राई टू डू इज, अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो वो बाहर कुछ बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, सो दैट नेशनलिज्म की भावना के चलते बाहर पे ध्यान फोकस हो जाए, अंदर पे ध्यान रहे ही ना। ये बहुत आप देखेंगे रेकरिंग फिनोमिना है हिस्ट्री में, आप उठा के देखेंगे ये रेकरिंग फिनोमिना, कि अंदर की प्रॉब्लम आई तो बाहर की तरफ कुछ किया। तो इसलिए अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती है, सो दैट things can, the attention can go towards outside once in a while or for most of the time. Then स्पेसिफिकली फैसिज्म के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक क्या रही कि इन्होंने क्लास स्ट्रगल को सप्रेस करने की कोशिश करी। देखिए कम्युनिज्म वाज अबाउट क्लास स्ट्रगल, बट अगर आप स्टालिन को एक एक्सेप्शन मान लेते हैं, जो टोटलिटेरियन रेजिम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि क्लास स्ट्रगल को सप्रेस करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम क्लास स्ट्रगल के कारण क्वेश्चंस होंगे, यूनिटी में फ़र्क आएगा, इट इज़ थ्रेटनिंग टू द यूनिटी ऑफ द नेशन इज़ द आइडिया कि क्लास स्ट्रगल से यूनिटी थ्रेटन होती है। तो दे विल सप्रेस क्लास स्ट्रगल एंड क्लास यूनिफिकेशन की तरफ काम किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैशिज्म, एंड जनरली अगर आप इसको टोटलिटेरियन रेजिम्स पे भी लागू करके देख सकते हैं। नाउ हाउ डिड फैशिज्म प्रोग्रेस इन यूरोपियन पॉलिटिक्स एंड इन इटली? देखिए हुआ क्या था, 1919 में जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो आपको याद होगा इटली वॉज ऑन एक्चुअली विनिंग साइड,
ठीक है। तो उस हिसाब से इटली को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हमको ऐसा भी मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको याद होगा 1915 में, टू ब्रिंग इटली ऑन देयर साइड, ब्रिटेन हैड साइंड अ सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन, जहाँ पे उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि जो एड्रियाटिक का एक रीजन है, वहाँ पे जो फ्यूम बंदरगाह है जो आज यूगोस्लाविया में था, उस वो थोड़ा सा प्रॉमिस कर दिया। फिर और एड्रियाटिक कौन सा रीजन है, जो इटालियन पेनिनसुला है और जो बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन पेनिनसुला का मतलब है वहाँ पर आपको क्रोएशिया दिखेगा, वहाँ पे आपको ग्रीस दिखेगा, उसके बीच की जो सी होती है, उसके बीच की जो वाटर बॉडी है वो एड्रियाटिक सी है। तो एड्रियाटिक सी में इटली के जो ऑपोजिट है ऑन द ईस्टर्न साइड, ये सारे जो रीजन्स थे, इसमें लंदन में जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लंदन में 1915 में, ये इटली को बोल दिया गया कि अच्छा हम आपको दे देंगे अगर हम वॉर जीते। हुआ क्या, वॉर के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो सेंट जर्मेन की ट्रीटी साइन हुई अल्टीमेटली, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को डिवाइड किया गया एक्सेट्रा, उसमें इटली को इतना कुछ मिला नहीं। और इस कारण से within Italy the general feeling was that this was a mutilated victory. Mutilated victory मतलब विक्ट्री मिली बट एक्चुअली हमको कुछ मिला नहीं। वो डालमेशिया का रीजन है जो आज के क्रोएशिया और मॉन्टेनिग्रो में, वो मिला नहीं। ठीक है, कुछ तो मिला पर वो नहीं मिला जो हमको वादा किया गया था। एंड दैट्स वाई दे फेल्ट वेरी, इटालियन पॉपुलेशन में जनरली दे फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, तो एक वो ऑलरेडी एक भावना ऐसी थी कि यार हमको ह्यूमिलिएशन हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा क्या था, मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो फेल्ट दैट इन अ बिग वे। ये तो जनरल पॉपुलेशन तो फील कर ही रही है, बट जो लोग लड़े हैं एक्चुअली जाकर, उनको भी लगा कि अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं, इटली के लिए हम इतना लड़े, इटली ने सबको साथ दिया और इटली को कुछ नहीं मिला। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण जब जनता बेचारी स्ट्रगल कर रही होती है तो उनको ऐसे रेजीम्स पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा फील होने लगता है जो बड़े बड़े वादे कर रहा है और जो दिखा रहा है कि हम कैसे स्ट्रेंथ से ये काम करके दिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने छोटे दुकानदार, आर्टिसंस, डेली वेज अर्नर्स, दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो विथ कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे इटली में एक माहौल ऐसा बन गया था कि जो स्मॉलर वेज अर्नर्स, आर्टिसंस, छोटे दुकानदार, ये तो वैसे ही डरे हुए थे, ये तो वैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन का शिकार झेल रहे थे। बट इवन द कैपिटलिस्ट एंड एलीट फोक्स, दे वर स्केर्ड ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में हर जगह कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म हो गई थी हर कंट्री में, और इस कारण से कैपिटलिस्ट एंड एलिट्स वर वेरी स्केर्ड ऑफ कम्युनिज्म, ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, और इसलिए भी उन्होंने मुसोलिनी को सपोर्ट किया। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही आपको द स्प्रेड ऑफ नाजीज्म इन जर्मनी में भी दिखेगा कि जो कैपिटलिस्ट और एलीट फोक्स, और इसमें बहुत बड़ा तबका एक मिडिल क्लास था जो इनको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, देन सिमिलरली लिबरल्स एंड कम्युनिस्ट नेवर केम टुगेदर, क्योंकि आपको याद होगा लिबरल विचारधारा के लोगों को वैसे ही कम्युनिज्म से डर लग रहा था, तो they never came together against fascism, and fascism posed itself as a midway between the capitalist and communist. कैपिटलिस्ट से वैसे ही लोग डरे हुए थे आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, कम्युनिस्ट से लोग वैसे ही डरे हुए थे, तो वहाँ पे जो एक मिडवे इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया, इस कारण से भी it really helped the rise of fascism in European politics and in specifically in Italy. So 1921 में they will Benito Mussolini's party, they will win 55 seats and he will organize a march on Rome with 50,000 supporters in 1922 and will be invited to form government by Victor Emmanuel III, और इन्होंने विक्टर इमैनुअल III को हटाया नहीं, बस जाके गवर्नमेंट बना दी। Right after coming to the power, Mussolini became the head of military, justice and education department. देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टोटलिटेरियन रेजिम्स के लीडर्स के लिए। क्यों?
क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक में ही जब चेंजेस होंगे तभी तो बच्चों को कुछ अलग बताया जा सकता है ना, कि आप सोच ही बदल दो, ठीक है, आप सोच ही बदल दो, शुरू से ही ऐसे कर दो कि बच्चा सोचे ही उस तरीके से, राइट. सो दैट्स one important thing here again. Military Justice and Education Department came under Mussolini. By 1928, he had removed the election process completely. Now only people nominated by fascist party could contest the election. तीसरा, he introduced what we call now, and at that time also again a midway and a very great sounding thing called corporate state, corporatism. कॉरपोरेटिज्म का मतलब क्या था, पूरी इकोनॉमी को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड इट वाज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप हु वुड वर्क टुगेदर कोट अनकोट इन हार्मनी अंडर स्टेट सुपरविजन. ठीक है, अब ये कितना हार्मनी थी, क्या थी वो, दैट्स क्वेश्चनेबल, बट ऐसा कहा गया. एंड देयरफॉर in you know, to benefit the state will control, it was not worker control. ये जो corporatism था, this was basically the idea that came from syndicalism which was given by जॉर्ज सोरेल, एंड उससे मुसोलिनी अपने इनिशियल सोशलिस्ट डेज में बहुत इंस्पायर्ड थे. But this was not at all syndicalism, which basically talked about giving or having power with workers, giving control to workers. यहाँ पे worker control नहीं था, यहाँ पे state control था. तीसरा क्या था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को completely eliminate करने की कोशिश की गई, because it was seen as divisive to the unity of nation. ठीक है, तो he served, basically Mussolini served to suppress the worker rights. फिर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 3 लाख लोगों को आर्मी में एम्प्लॉय किया गया. और अब इतना लोगों को अगर आपने आर्मी में एम्प्लॉय कर लिया है, सो इट गिव्स राइज टू मिलिटरिज्म. इसका मतलब क्या हुआ, अभी इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठी हो गई है तो कुछ तो करना होगा ना. सो देन ही अटैक्ड इथोपिया इन 1935. इसका कनेक्शन उनके फॉरेन पॉलिसी से भी दिखेगा अभी, बट कहने का मतलब ये है कि द एंटायर इकोनॉमी टर्न टूवर्ड्स वॉर एंड मिलिटरिज्म. वही का वही नाजी जर्मनी में भी इस तरीके का आपको दिखेगा. ठीक है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे क्या होता है, एज आई सेड देयर इज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. तो 1924 में क्या होगा, इटली विल कम टू कंट्रोल द फ्यूम पोर्ट आफ्टर अ ट्रीटी विथ यूगोस्लाविया विच दे हैड ऑलवेज वांटेड. द जनता की डिमांड थी. 1927 में इटली विल स्टार्ट गिविंग संरक्षण टू अल्बानिया, मतलब उनको अपने कंट्रोल में ही बेसिकली कर लिया. फिर 1935 में, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए फ्रांस को डर लग रहा था जर्मनी के राइज से. जर्मनी वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. अभी तक हिटलर वहाँ आ चुके थे और हिटलर वॉज अगेन हैविंग एन अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, तो फ्रांस बड़ा डरा हुआ था इस पूरे मामले में. मैंने आपको जैसे बताया कि यूरोप में फ्रांस को हमेशा, फ्रांस हैज़ ऑलवेज स्टेड इनसिक्योर. ठीक है, तो अब फ्रांस को डर लग रहा था, तो फ्रांस ने जाकर मुसोलिनी के साथ 1935 में लोवाल मुसोलिनी अग्रीमेंट साइन कर लिया. अब लोवाल मुसोलिनी अग्रीमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि जर्मनी के अगेंस्ट एक पैक्ट साइन करने के लिए फ्रांस इतना बेताब था. दे वर सो ईगर दैट दे played, they almost gave Italy a free hand in Ethiopia. और इथोपिया पे मुसोलिनी की नज़र इसलिए थी क्योंकि एक वॉर हुआ था 1896 या 1898 के अराउंड, जहाँ पे इटली को हार का सामना करना पड़ा था, और इसको लेके मुसोलिनी ने बहुत ठान रखा था. तो अब क्या होगा, मुसोलिनी जाके इथोपिया पे अटैक कर देगा और इथोपिया को अपने रेजिम में कर लेगा. फ्री हैंड मिला ना. टोटलिटेरियन रेजिम्स में फ्री हैंड वगैरह, ये दीज आर वेरी अनसर्टन रेजिम्स. इनको आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते ट्रीटीज़ एंड पैक्ट्स पे, है ना. तो जाके इथोपिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा, और जैसे ही इथोपिया को अपने कंट्रोल में करेगा, नाजी जर्मनी उसका सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि इथोपिया पे कंट्रोल करने के बाद लीग ऑफ नेशंस इस पर सैंक्शन लगा देंगे, और इसलिए नाजी जर्मनी इनके सपोर्ट में आ जाएगा. तो वहाँ पे 1936 में अब रोम बर्लिन एक्सिस फॉर्म होगी, जहाँ पे एक म्यूचुअल सपोर्ट बिटवीन
इटली एंड जर्मनी एक एग्जैक्टली जैसे बोलते हैं कि पेपर पे नहीं लिखा गया, बट देयर वॉज दैट अंडरस्टैंडिंग. एंड देन इन 1939 जर्मनी एंड इटली विल ऑल्सो साइन पैक्ट ऑफ स्टील. सो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी, एज आई सेड, वॉज अग्रेसिव. I think we have, I have tried to give you a full idea of like how fascism spread, what did they do after coming in power, और किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरली टोटलिटेरियन और फैसिस्ट रेजीम्स की. एंड आई थिंक वी शुड कंक्लूड टुडेज एपिसोड at this point, क्योंकि अगले एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी एंड अगेन वहाँ पे क्या होगा वंस हिटलर कम्स टू पावर. आफ्टर नेक्स्ट एपिसोड वी विल गो इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.